पश्चिम के प्रभाव से या पाकिस्तान को तुष्टीकरण करने के लिए आप 370 को नहीं हटा रहे। लोकसभा के इतिहास में यह दिन याद किया जाएगा जब एक मत से, एक विचार से लोगों ने इसे हटाने की बात कही और सरकार ने किसी दबाव में इसे हटाने से इनकार कर दिया। हमारे बहुत से मित्र विपक्ष में बैठे हुए जो मंडल कमीशन की तरफदारी करते हैं, एक साथ दोनों ठीक नहीं हो सकते। या तो औरंगजेब सही है या गुरु तेग बहादुर सही है। कि गुरु तेग बहादुर फलंडर थे, लुटेरा थे। कांग्रेस के लोग जवाब दें, कांग्रेस के लोग देश को जवाब दें। 84 का दंगा करने वाले लोगों ने 84 का दंगा करने वाले लोगों ने तमाम गुरुओं का अपमान किया है। यदि कांग्रेस के पास ईमानदारी से इतिहास बोध होता तो ऐसा नहीं करती। मैं आज कांग्रेस पार्टी को उसके ही इतिहास का आईना दिखाने जा रहा हूं। प्लीज एक मिनट, प्लीज यू आर नॉट अलाउड, प्लीज। अगर गलत होगा तो मैं पूरे सदन में साथ से माफी मांगूंगा। अब मैं चुनौती देता हूं, पूरे सदन को चुनौती देता हूं। यदि मैं गलत होऊंगा, यदि माननीय राकेश सिन्हा जी, प्लीज। माननीय राकेश जी, गलत होऊंगा तो मैं सदन छोड़ दूंगा। माननीय राकेश जी, माननीय राकेश जी, ज्यादा आईना दिखाऊंगा तो आप उठकर चले जाएंगे। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर यह बहस चल रही है। उस अभिभाषण में कुछ बुनियादी मुद्दे उठे हैं। वे ऐसे मुद्दे हैं जो भारत की राष्ट्रवाद, भारत की पंथनिरपेक्षता, भारत की विरासत और भारत के भविष्य से जुड़े हुए मुद्दे हैं। इसलिए उन मुद्दों पर गंभीरता से, गहराई से विमर्श होना चाहिए। विमर्श में जो तथ्य और तर्क आने चाहिए, उन तथ्य और तर्कों के आधार पर भारत अपनी दिशा तय करेगी। लेकिन उस पर आने से पहले गुलाम नबी आजाद जी, विपक्ष के नेता, ने धारा 370 के हटाने पर, अनुच्छेद 370 के हटाने के ऊपर कुछ तथ्य प्रस्तुत किए थे। इतिहास की यात्रा में यदि उन तथ्य और तर्कों का जवाब नहीं दिया गया तो संभवतः आने वाली पीढ़ी सही निर्णय नहीं कर पाएगी। उन्होंने गुजरात से तुलना करते हुए जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के बारे में कुछ तथ्य दिए और कहा शिक्षा से लेकर महिलाओं तक जम्मू कश्मीर की स्थिति बेहतर थी और जिसके कारण आर्टिकल 370 को हटाया गया वह गलत था। उपसभापति महोदय, आर्थिक आंकड़ों के आधार पर देश और राज्य, हमारा भूत, वर्तमान और भविष्य से तय नहीं होता है। कुछ सैद्धांतिक सवाल होते हैं, जिस सैद्धांतिक सवाल के ऊपर हमने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को कहा था। जब वे कहते थे हमने पोस्ट ऑफिस दिया, हमने रेलवे दी, हमने विकास के पैमाने तय किए, हमने कहा नहीं, सिद्धांततः ब्रिटिश साम्राज्यवाद गलत है, इसलिए तुम्हें हिंदुस्तान से वापस जाना होगा। विकास महत्वपूर्ण है, लेकिन जो 3 बातें किसी सभ्यता और समाज की निर्णायक बातें होती हैं, उन बातों पर विपक्ष के नेता ने जिस प्रकार से चुप्पी साध ली वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आखिर किसी समाज में महिला की स्थिति क्या हो? मैंने 370 पर जब बहस चल रही थी तब मैंने 2 नाम लिए थे, राधिका गिल और एकलव्य का नाम लिया था। महाभारत में एकलव्य का अंगूठा काटा गया था जिसे समाज ने स्वीकार नहीं किया। वाल्मीकि समाज के उस बेटे एकलव्य का सभी प्रकार की डिग्रियां होते हुए भी 370 ने, 35A ने कोई सम्मानित नौकरी लेने से मना कर दी। उसे कहा गया कि तुम सिर्फ सफाई कर्मचारी हो सकते हो। राधिका गिल अनेक प्रकार के स्वर्ण पदकों से सम्मानित राधिका गिल वाल्मीकि समाज की बेटी थी। जो लोग हाशिए की बात करते हैं, संविधान में समाजवाद जोड़ने वाले लोग, कहां गया राधिका गिल के साथ जब न्याय की बात थी?
राधिका गिल वाल्मीकि समाज की बेटी थी, स्वर्ण पदक उसका काम नहीं आ पाया, कहा गया कि तुम सिर्फ सफाई कर्मचारी बन सकती हो। आर्टिकल 370 के हटाने के पीछे तर्क था। सभापति महोदय, जम्मू कश्मीर में 12% ट्राइबल हैं। पूरे हिंदुस्तान के ट्राइबल की बात करने वाले लोग अब तो उन्होंने बात करना भी छोड़ दिया। झारखंड में 7 जनजातियों की नृशंस हत्या कर दी गई। हत्या करने वाली पार्टी सरकार में है, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, इसलिए कि जिन लोगों ने हत्या की उन पर एक दिन पहले ही कानून वापस लिया, उन्हें मुक्त किया, उन पर जो प्रतिबंध था वापस लिया, उन्हें जेल से मुक्त किया, आए और जनजाति की हत्या कर दी। तो वे क्या जम्मू कश्मीर के ट्राइबल की चिंता करेंगे? दूसरा सवाल उठता है, 30 से 33% ओबीसी है। जब मंडल कमीशन का सवाल उठा था, हमारे बहुत से मित्र विपक्ष में बैठे हुए जो मंडल कमीशन की तरफदारी करते हैं, मंडल कमीशन का 52% की बात कर रहे हैं, वहां तो 2% है। हम 2 पर 7 लगाने के लिए, 27% करने के लिए हमने 370 को हटाया। 27% रिजर्वेशन ओबीसी को मिले। 30 से 33 जातियां हैं, वहां ओबीसी की अभी तक काउंटिंग तक नहीं हुई है। और एक और महत्वपूर्ण सवाल है, देश की एकता और अखंडता में 370 को कैसे बाधक बनाया गया, यह मैं नहीं कह रहा हूं। 1964 में 3 दिनों तक बहस हुई थी प्राइवेट मेंबर बिल पर, 22 सितंबर, 20 नवंबर और 4 दिसंबर। जब 22 सितंबर को बहस हुई, मैं 4 नवंबर को जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधि ने जो कहा, वे आस्था से तो इस्लाम को मानने वाले थे, घाटी से थे। अब्दुल गानी, उन्होंने क्या कहा? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज और टू अपीज पाकिस्तान यू आर नॉट एबॉलिशिंग 370। पश्चिम के प्रभाव से या पाकिस्तान को तुष्टीकरण करने के लिए आप 370 को नहीं हटा रहे। दूसरे सदस्य कौन थे जिन्होंने इस बिल को प्रस्तुत किया? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, सदन के इतिहास में बहुत ही अपवाद स्वरूप ऐसा समय आता है जब ये सभी विचारों और मत के लोग एक मत के होते हैं। आज पूरा सदन एक मत से, वाम, दक्षिण, मध्यवर्ती, लोहिया जी थे, मधुलिमे जी थे, एचबी कामत थे, सरजू पांडे कम्युनिस्ट पार्टी के थे, और कौन नहीं थे बताइए? सबके सब ने एक मत से कहा इसी प्राइवेट मेंबर बिल के आधार पर 370 को हटा दिया जाए। क्यों नहीं हटाया गया? उन्होंने आगे कहा, लोकसभा के इतिहास में यह दिन याद किया जाएगा जब एक मत से, एक विचार से लोगों ने इसे हटाने की बात कही और सरकार ने किसी दबाव में इसे हटाने से इनकार कर दिया। तो आर्टिकल 370 को इसलिए सिर्फ नहीं हटाया गया कि विकास के मुद्दे थे, सैद्धांतिक और वैचारिक और दार्शनिक मुद्दे थे, जो भारत के संविधान की मूल भावना से जुड़े हुए मुद्दे थे, भारत की संविधान की प्रस्तावना से जुड़े हुए मुद्दे थे, इसलिए उसे हटाया गया। और हटाने के बाद कश्मीर की फिजा कैसे बदल रही, उसका मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं। अब तक कश्मीर की घाटी पर सिर्फ उन लोगों का कब्जा था, 4-5 परिवारों का उस जमीन पर, संपत्ति पर कब्जा था। शेष लोग मुहताज बने हुए थे। मैं एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं, नॉर्थ कश्मीर का, नॉर्थ श्रीनगर का। 370 हटाने के बाद आम आदमी को उसकी संपत्ति का दाम मिल रहा है। संपत्ति खरीदने कोई बिहार, उत्तर प्रदेश, असम से लोग नहीं जा रहे, क्योंकि उन 5-7 लोगों का जो क्लिक बना हुआ था उसे समाप्त कर दिया गया। नॉर्थ श्रीनगर में गुप्तगंग एक गांव है, उसमें दीवान कॉलोनी में, जो वहां कनाल कहा जाता है, कहीं बिघा कहा जाता है, कहीं एकड़ कहा जाता है, जो रेसिडेंशियल प्लॉट है उसका दाम 54.5 थाउजेंड से बढ़कर 70,000 रिवाइज कर दिया गया सरकार ने। कॉमर्शियल प्लॉट का दाम 76.5 से रिवाइज करके 95,000 कर दिया गया।
लश्करी, ये सरकार की रिपोर्ट है, जम्मू कश्मीर के वेबसाइट पर जाइए, ऑथेंटिसिटी मिल जाएगा। मैं एक शब्द भी यहां पर बिना ऑथेंटिसिटी का नहीं बोलने जा रहा हूं। लश्करी मोहल्ला है, वहां पर 54.5 हजार दाम थे, उसका रिवाइज करके 70,000 हो गया है। और कॉमर्शियल प्लॉट का दाम 76.5 हजार था, रिवाइज करके 95,000 हो गया है। आखुन मोहल्ला है, वहां दाम 16.8 हजार था, वो बढ़कर 38.85 हजार हो गया। और कॉमर्शियल प्लॉट का दाम 30,000 से बढ़कर 50,000 हो गया। इस तरह के सैकड़ों उदाहरण है जम्मू कश्मीर का। आप कहते हैं क्या हुआ? आम आदमी की मजबूती हुई। सभापति महोदय, मैं इसके बाद उन बुनियादी मुद्दों को उठाना चाहता हूं। इस सरकार ने 2 महापुरुषों की जयंतियां मनाने की बात कही है। एक लोकमान्य तिलक हैं और दूसरे का नाम शहीद गुरु तेग बहादुर है। हमारे लिए कर्मकांड नहीं है। हम उस जयंतियों को सिर्फ इसलिए नहीं मना रहे हैं कि वे महापुरुष थे। उन जयंतियों को मनाते हुए हम इतिहास में वह पुनर्व्याख्या को आगे बढ़ाना चाहते हैं जिस पुनर्व्याख्या को रोककर इतिहास को गलत तरीके से परोसा गया है। आप कहेंगे ऐसी कौन सी पुनर्व्याख्या करने जा रहे हैं? क्या पुनर्व्याख्या करना उचित है? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 19 साल पहले सरकार थी, 2001 में। 2001 तक हिंदुस्तान के 11वीं क्लास के बच्चों को शहीद गुरु तेग बहादुर के बारे में क्या पढ़ाया जा रहा है, उसका मैं एक उदाहरण देता हूं। एनसीईआरटी की पुस्तक में, उपसभापति महोदय, एनसीईआरटी की 11वीं कक्षा की पुस्तक में, जेएनयू के मार्क्सवादी इतिहासकार के द्वारा लिखित पुस्तक में गुरु तेग बहादुर के लिए 2 शब्द का प्रयोग हुआ, प्लंडरर एंड रिपाइन। लुटेरा और हिंसा करके लूटने वाला व्यक्ति। यह पुस्तक एनसीईआरटी की थी, लेखक सतीश चंद्रा थे, जेएनयू के प्रोफेसर थे। यदि एक व्यक्ति लिखता तो मैं इसे माफ कर देता। जब उन 2 शब्दों को डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी एचआरडी मिनिस्टर थे हटाया गया, पूरे देश में अभियान चला गया सैफ्रनाइजेशन ऑफ एजुकेशन। यदि गुरु तेग बहादुर जी को सम्मान देना सैफ्रनाइजेशन है तो ऐसा सैफ्रनाइजेशन हम करते रहेंगे, आप रोते रहेंगे, सैफ्रनाइजेशन चलता रहेगा। सभापति महोदय, एक साथ दोनों ठीक नहीं हो सकते हैं। या तो औरंगजेब सही है या गुरु तेग बहादुर सही है। गुरु तेग बहादुर के गर्दन को काटा गया, सर को काटा गया, सर को कलम किया गया। जिस सर को कलम किया गया, जिस व्यक्ति ने किया, उसने अपने बड़े भाई दारा सिकोह का भी की हत्या की थी। ये वे लोग हैं जो इतिहास में उन लोगों को महिमा मंडित करते हैं। कर्नाटक की सरकार टिप्पू सुल्तान का करती है और इनकी विचारधारा के लोग औरंगजेब का करते हैं। हम गुरु तेग बहादुर की शहादत का सम्मान करते हुए, गुरु तेग बहादुर के शहादत का सम्मान करते हुए, गुरु तेग बहादुर के ये निंदनीय है। कृपया गुरु तेग बहादुर के शहादत का सम्मान करते हुए सरकार उनके प्रकाश पर्व को मना रही है। वो इतिहास की एक ऐसी तारीख होगी, इतिहास की एक ऐसी तारीख होगी जो आने वाली पीढ़ियां गुरु तेग बहादुर के इतिहास से गुरु तेग बहादुर के कर्तृत्व और व्यक्तित्व से, गुरु तेग बहादुर के कर्तृत्व और व्यक्तित्व से इतिहास और पीढ़ियां एक लेसन लेगी। वो नहीं कर पहले सुनो, ये भी अच्छा होगा अगर चाहे वो कोट करके कि किस रेफरेंस अगर दे दे, कहां से किस किताब में कौन से आथर से वो लिखा गया। पहले भी earlier speaker also quoted statistics. We just want to know from where the statistics are taken. मैं अभी बताता so that will be good. I am not doubting him. I am not doubting him at all. But अगर आप रेफरेंस दे रहे फायदा होगा। मैं बताता हूँ प्लीज जिन आंकड़ों का मैंने उपयोग किया, जम्मू कश्मीर के वेबसाइट पर सभी आंकड़े अवेलेबल हैं। वहां की सरकार ने सभी शहरों का रेट रिवाइज किया। अगले दिन मैं सभा पटल पर वो सभी पत्र को रखता हूं। मैं सम्मानित सदस्य का सम्मान करता हूं कि हाँ, बिना रेफरेंस का कोई आंकड़ा नहीं देना चाहिए, सदन को मिसगाइड नहीं करना चाहिए। मैं एक शब्द ऐसा नहीं बोलूंगा सदन मिसगाइड होगा। 11वीं कक्षा की लेखक प्रोफेसर सतीश चंद्रा थे, जेएनयू के प्रोफेसर थे। उन्होंने लिखा, प्लंडरर एंड रिफाइन। कांग्रेस की सरकार के दौरान छात्रों को कहा जाता था पर्शियन सोर्स,
गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के शहादत के 100 साल बाद लिखी गई पर्शियन सोर्स को कोट किया गया, पर्सिया में लिखी किताब को, कि गुरु तेग बहादुर प्लंडरर थे, लुटेरा थे। कांग्रेस के लोग जवाब दें, कांग्रेस के लोग देश को जवाब दें। 84 का दंगा करने वाले लोगों ने 84 का दंगा करने वाले लोगों ने तमाम गुरुओं का अपमान किया है। सिस्टम होता पॉइंट ऑफ ऑर्डर कर, प्लीज एक मिनट प्लीज। ही इज ऑन, यू आर नॉट अलाउड, प्लीज टेक योर सीट, यू आर नॉट अलाउड, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। ही इज ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर, ही इज ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर, सुनो पहले, ही इज ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर, प्लीज। अरे ही इज ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर, allow him to My speak point of order is under rule 258. Honorable member is quoting that Congress party has called Guru Tej Bahadur as a lutera. He should produce that book or he should place it on the आप table. सुने He can't नहीं। mislead the house सभापति like this. महोदय, He can't सभापति mislead the house like महोदय, this. मैं अपने क्लियर कर दूं, मैंने आपकी आपत्ति का सम्मान करते हुए, मैं आपकी आपत्ति का सम्मान करते हुए मैं जवाब देता हूं। यदि जवाब गलत होगा तो मैं आप कहेंगे। मैंने कहा कांग्रेस के शासन में एनसीईआरटी की किताब, एनसीईआरटी किताब सरकार की किताब होती है। आज हम भी कुछ एनसीईआरटी में लिखेंगे तो मोदी जी को दोष दिया जाता है। एनसीईआरटी की किताब में जेएनयू के मार्क्सवादी इतिहासकार सतीश चंद्रा ने 11वीं कक्षा की मिडिवल हिस्ट्री किताब में लिखा, गुरु तेग बहादुर रिपाइन एंड प्लंडरर, और हमने हटाया उस समय के अखबारों का जिक्र। देखिए, अगर गलत होगा तो मैं पूरे सदन में सार्वजनिक से माफी मांगूंगा। गुरु तेग बहादुर को प्लंडर और रिपाइन कहा गया, एनसीईआरटी को प्लंडर। मैं चुनौती देता हूं, पूरे सदन को चुनौती देता हूं, यदि मैं गलत होऊंगा, यदि माननीय राकेश सिन्हा जी प्लीज, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। जयराम रमेश जी प्लीज। मैं माननीय राकेश जी, गलत होऊंगा तो मैं सदन छोड़ दूंगा। माननीय राकेश जी, यदि आप मुझे गलत, माननीय राकेश जी, माफी मांगने की बात तो दूर। माननीय राकेश जी प्लीज। एनसीईआरटी की किताब में सतीश चंद्रा लेखक हैं। आपको गुरु तेग बहादुर के नाम पर इतनी आपत्ति क्यों है? अगर आप लोग आपस में ही बात करेंगे, ये सदन चलाने का तरीका, कोई चीज रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। मिस्टर राकेश सिन्हा प्लीज, जहां सिख समाज की बात आती है, प्लीज, प्रकाश पर्व की बात आती है, कांग्रेस को आपत्ति शुरू हो जाती है। डॉक्टर केशव जी प्लीज, प्लीज। राकेश जी प्लीज डोंट, यू एड्रेस चेयर। नहीं, एक मिनट, माननीय जयराम रमेश जी कुछ कहना चाहते, प्लीज 25 मिनट प्लीज। जयराम रमेश जी कुछ कह रहे हैं। हाँ, आप लोग पीछे बैठ जाए प्लीज। पुनिया जी इन्हें बोल। I have a lot of respect for Rakesh Sinha. He's very learned. प्लीज आप बैठ कर। He's very learned. He's a professor himself. I have read the book because this is not the first time this allegation is being made. I have read the book. I would request my friend to please place a copy of the book on the table of the House to prove and substantiate what he is saying. Because this is a very selective misreading of what a very professor of history, a very well-known professor of history has written. Now, you can't divorce one sentence from the context in which it is written. I would request Dr. Sinha to please put the table on the table of the House that, and we can discuss. We are arguing on facts. Why are we arguing on facts? प्लीज राकेश जी चेयर को संबोधित करें और बताएं। उपसभापति, अगर आप ही बोलना चाहे तो आ जाइए यहाँ पे। उपसभापति माननीय जयराम जी ने जो आपको जो कहा है जयराम रमेश जी ने, उसके बारे में माननीय जयराम जी ने जो आपत्ति व्यक्त किया है, मैं अगले दिन मैं अगले दिन सदन में मैं वो पुस्तक रख दूंगा। उसके साथ उन सभी बहस के पृष्ठों को भी रख दूंगा जो फ्रंट लाइन से लेकर सभी अखबारों में, टाइम्स ऑफ इंडिया में बात हुई। ठीक प्लीज, आप स्पीच अपना कंटिन्यू करें, कल आप रख देंगे, कल रखेंगे महोदय जी। नहीं, 2000 पास वो किताब है। ठीक जयराम जी, आप भी रख। तो मैंने कहा 2001 से पहले 2001 में वो बदल दिया गया। राकेश ने प्लीज एड्रेस 2001 की पुस्तक में गुरु तेग बहादुर को रिपाइन एंड प्लंडर कहा गया और लिखने वाले सतीश चंद्रा थे, प्रकाशक एनसीईआरटी। यू एड्रेस द चेयर एंड गो अहेड नाउ। आप आगे बोल। हम एक दूसरी जयंती भी मना रहे हैं, वो बाल गंगाधर तिलक की, जिन्होंने कहा था माझा हा स्वराज जन्म सिद्ध हक आहे, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है।
हम तिलक जी की जयंती सिर्फ इसलिए नहीं मना रहे हैं कि उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सिर्फ योगदान दिया। सभापति महोदय, विचारधारा शिशु होती है और मूल्य मां की कोख होती है। जो विचारधारा बिना मूल्य का चलती है, उन विचारधारा कमजोर पैरों पे चलती है। मैं तिलक जी की एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं। वह घटना आज की समकालीन राजनीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। समकालीन राजनीति में हम सब पुत्र पुत्रीवाद, पौत्र पौत्रवाद, 4 ठीक हैं तो 6 गलत हैं, भाई भतीजावाद। प्लीज आज मैडम प्लीज, कोई रिकॉर्ड पे बात नहीं जा रही। इस तरह का नाम नहीं लिया मैडम प्लीज। नहीं, इट्स नॉट डजंट लुक नाइस। मैंने हाउस ऑफ एल्डर्स से मैडम इस तरह से बात ना करें आप प्लीज। मैंने कहा कि समकालीन राजनीति में यह कमजोरियां हैं और समकालीन राजनीति की मैंने कमजोरियों की ओर ध्यान दिलाया। मैं उस घटना का जिक्र इसलिए करना चाहता हूं कि तिलक जी की इस घटना को सुनकर शायद हमें कुछ प्रेरणा मिले और हम पुत्र पुत्रीवाद और परिवारवाद की सीमाओं से बाहर रहकर भारत की जनतंत्र को, भारत की राजनीति को स्वस्थ करने का प्रयास करेंगे। 1903 की घटना है। 1903 के जनवरी महीने का दूसरा सप्ताह सोमवार था। सोमवार से पूर्व ब्रिटिश साम्राज्यवाद और नेटिव स्टेट्स के बीच एक समझौता हुआ था जो भारत के हित में नहीं था, जो साम्राज्यवाद के हित में था। तिलक जी ने रात भर समझौते का अध्ययन किया और सोमवार को वे आलेख लिखाने के लिए आए। अप्पा जी विष्णु कुलकर्णी नाम के व्यक्ति उनके डिक्टेशन को लिखते थे। इसी बीच अंदर से एक आवाज आई। तिलक के दूसरे बेटे ने अपनी मां से कहा कि दादा को मैं बताता हूं कि विश्वनाथ की बुखार तेज हो गई है, विश्वनाथ की हालत खराब है। मां ने कहा, दादा वह राष्ट्रहित का काम कर रहे हैं, अभी मत बताओ। तिलक आलेख लिखाने में थे। कुलकर्णी ने लिखा, मेरे दिमाग में उनके ज्येष्ठ पुत्र विश्वनाथ दौड़ रहे थे। तिलक सोच रहे थे 21,000 के उस वक्त के सर्कुलेशन के केसरी में उनका लेख छपेगा, देश के लोग पढ़ेंगे, देश में राष्ट्रवाद का भाव जगेगा। उसी वक्त अंदर से रोने की आवाज आई, विश्वनाथ नहीं रहे। कुलकर्णी के कान तक आवाज पहुंची, लेकिन लोकमान्य के कान तक आवाज नहीं पहुंची। लेख पूरा हुआ, लेख टंकन के लिए गया, लेख का प्रूफ आया। फिर लोकमान्य तिलक अपने ज्येष्ठ पुत्र के पार्थिव शरीर के पास गए। आज मैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार का अभिनंदन करना चाहता हूं कि तिलक जी की जयंती मनाकर देश को उस त्याग तपस्या, जो त्याग तपस्या सावरकर जी ने की, जो त्याग तपस्या तिलक जी ने की, जिस विचारधारा और मूल्यों के आधार पर डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्रवाद का आंदोलन शुरू किया, बाल गंगाधर तिलक उसके प्रतिनिधि हैं। आज उनकी हम जयंती मना रहे हैं। मैं सरकार का बार बार अभिनंदन करता हूं। वह विश्वनाथ की मृत्यु को छोड़कर भारत माता की सेवा में लगे, वह तिलक हम सब के प्रेरणा के स्रोत हैं। अब मैं कृपया आपस में बात ना करें। कृपया आप लोग आपस में बात न करें, चेयर को संबोधित करें। सभापति महोदय, प्लीज। उपसभापति महोदय, आरएसएस की स्थापना मेरे दोस्त आप भी हैं। इस सारे माननीय सदस्य मेरे मित्र हैं, पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। आप प्लीज बैठ जाए, आपको इजाजत नहीं है। आपका मौका जब आएगा तो आप जरूर बोले। देखिए, मैंने अपनी बात आप समाप्त करें। मैंने कहा अरे तिलक जी कंक्लूड, आप बस कंक्लूड करें। मैं अब अंत में मैं सीए पर आना चाहता हूं। उपसभापति महोदय, थोड़ा वक्त लूंगा।
प्लीज आप बैठ करके। नागरिकता कानून के संशोधन पर कांग्रेस बार बार सवाल उठा रही है। यदि कांग्रेस के पास ईमानदारी से इतिहास बोध होता तो ऐसा नहीं करती। मैं आज कांग्रेस पार्टी को उसके ही इतिहास का आईना दिखाने जा रहा हूं। संविधान सभा की बहस में तो लक्ष्मीकांत मिश्रा, भूपेंद्र सिंह मान ने जो बात कही उसका तो मैं उल्लेख करना ही नहीं चाहता हूं। विभाजन के बाद कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी की मीटिंग दिल्ली में 11 नवंबर से 17 नवंबर तक हुई थी। 7 दिनों के मीटिंग में नेहरू, पटेल, प्रसाद, आजाद, किदवई, कमला देवी उपस्थित थी। विशेष आमंत्रित में उपसभापति महोदय कौन थे? जयप्रकाश थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, पट्टाभी सीतारमैया थे, जीबी पंत थे। इन सब की उपस्थिति के साथ सबसे उल्लेखनीय उपस्थिति महात्मा गांधी की थी। आचार्य जेबी कृपलानी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने जो भाषण किया उसको मैं उद्धृत करके उसके बाद मैं अपनी बात समाप्त करूं। We cannot absolve our responsibility towards the minorities of Pakistan. They were part of nation as we are. They fought against, they sacrificed as our comrades. They fervently believe in the Congress ideal of United Nations as we did. It is not they, we who voted for June 3 plan, which deprived them from the fruits of freedom and placed them at the mercy of a party in which ideology they didn't believe. They were true congressmen, so they accepted our assurances in the good faith for the good of the whole India. Now we cannot disown our responsibility when they are coming fleeing from Pakistan, from the terror which is worse than death. कृपलानी जी ने जो आगे कहा, मैं इसको समाप्त कर दूं। कृपलानी जी ने जो आगे कहा, गांधी जी की उपस्थिति में कहा कि 3 जून का प्लान को स्वीकार करके हमने जिन्ना के 2 नेशन थ्योरी को स्वीकार कर लिया था और इसी कारण से पाकिस्तान के माइनॉरिटीज का जो हाल हुआ। बैठ कर ना बोले, आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। प्लीज महोदय, 1 मिनट में मैं प्लीज आप मिस्टर खान आप बैठे प्लीज। उपसभापति महोदय, नथिंग मैं कंक्लूड कर रहा हूं। बार-बार टोका टोकी, मेरा समय जा रहा है। आप बस कंक्लूड कर रहा हूं। मैं एक सांख्यिकी देकर अपनी बात समाप्त करता हूं। यदि मैं गलत होऊंगा फिर मैं उसके सोर्स रखूंगा। बांग्लादेश के एक प्रोफेसर हैं अबुल बरकत, ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। 30 साल के रिसर्च के बाद उन्होंने एक पुस्तक लिखी, रिफॉर्मिंग एग्रीकल्चर, लैंड एंड वाटर प्रोड्यूसर इन बांग्लादेश। वे कोई नास्तिक नहीं है तस्लीमा नसरीन की तरह, वे वहां के अवामी लीग से जुड़े हुए हैं। उन्होंने 30 साल के रिसर्च के बाद लिखा कि बांग्लादेश में 1971 से 81 के बीच में 512 हिंदू प्रत्येक दिन बांग्लादेश से गायब हुए। 81 से 91 के बीच में 438 हिंदू प्रत्येक दिन गायब हुए। 91 से 2001 तक 767 हिंदू गायब हुए और 2001 से लेकर 2011 तक 774 हिंदू गायब हुए। इसलिए यह जो CAA है वह हमारी ऐतिहासिक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी तरह से है जैसे हमने यहूदियों को, पारसियों को स्थान दिया। और एक बात मैं कांग्रेस के मित्रों को कह दूं, आपके कांग्रेस के मित्रों को कह दूं, आजादी के बाद कांग्रेस के 6 अध्यक्ष हुए। मैं कांग्रेस हुआ एक राष्ट्रीय मंच था, वो आपकी पार्टी नहीं थी। उसमें सोशलिस्ट भी थे, राष्ट्रवादी भी थे और आप खत्म करें राकेश जी। मैं सर खत्म कर टेकन मोर टाइम। बोलने दो 2 मिनट। हाँ, पार्टी के बोलने दो, इनको बोलने दो, पार्टी का टाइम है। बोलिए समय आप अपने समय 2 मिनट वो लिख कर आए तो आप खत्म करें।
नहीं, हमारे पास जो लिखित है हम उससे जाएंगे। यू हैव ऑलरेडी एक्सीडेड। एक मिनट राकेश, यू हैव ऑलरेडी एक्सीडेड मोर टाइम। यू प्लीज कंक्लूड, प्लीज। समय बर्बाद किया है उन्होंने। प्लीज कंक्लूड। 2 मिनट बोल दिए। राकेश जी, जो टाइम है उसे ऑलरेडी 4-5 मिनट आप एक्सीड कर चुके हैं। ये बर्बाद कर रहे हैं समय। बैठ जाऊं प्लीज, यू कंक्लूड, प्लीज कंक्लूड, प्लीज कंक्लूड। मैंने इतना ही कहना चाहता हूं, इस देश की पंथ निरपेक्षता को यदि परिभाषित करना है तो एनजी रंगा ने बाकी बातों को मैं छोड़ दिया। ज्यादा आईना दिखाऊंगा तो आप उठकर चले जाएंगे। बोलो कंक्लूड करो। खान साहब, आप प्लीज, अगर आप आपस में कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है, मिस्टर राकेश सिन्हा के अलावा कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है, कोई बात। मिस्टर राकेश सिन्हा कंक्लूड करिए, मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा। मैं बस सिर्फ 30 सेकंड में दो। तजामुल हुसैन ने संविधान सभा में कहा था कि माइनॉरिटी इज ए ब्रिटिश क्रिएशन। अरे आप ही बोलेंगे तो आ जाइए यहाँ पे। तजामुल हुसैन ने संविधान सभा में जो कहा उसको मैं एज इट इज उद्धृत कर रहा हूं। The term and concept of minority is a British creation. They have gone with them. The term and concept of minority has also gone because we worship the same God with different name. That does not make me minority. Kindly throw this term from your dictionary. और आपने डिक्शनरी का पहला शब्द बना रखा है। और एनजी रंगा ने, और उसको एनजी रंगा ने 20 जनवरी 1947 को संविधान सभा में कहा था, The real minorities are the masses who are oppressed, suppressed and depressed। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार उसी ऑपरेस, सप्रेस, डिप्रेस के लिए काम कर रही है और तभी पंथ निरपेक्षता और देश आगे बढ़ रही है।